देखें, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है तो वो हम कहते हैं कि सिंपल अकाउंट सहूलत अकाउंट के थ्रू आए. अच्छा, देन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं. फॉर कोई भी नए आने वाले के लिए ज़रा सा टाइम टेकिंग वो होता है कि वो शुरू कहाँ से करे, पहले 5 शेयर्स कौन से हैं वो ख़रीदे. ब्रॉड लेवल पे डिजिटली हमने कहा पहले एक फाउंडेशन बनाएं. आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, उससे हमने स्टार्ट किए. ट्यूटोरियल्स, एनिमेटेड ट्यूटोरियल्स होते थे, उनको हमने क्रिएट किए. और लिंक्डइन हमने उस वक्त क्रिएट किया. फिर इंस्टाग्राम आया, ट्विटर था, ट्विटर क्रिएट किया. फिर इंस्टा आया, इंस्टा पे गए. अब रिसेंटली हम टिकटॉक पे भी आ गए. ऑल्दो बीइंग द स्टॉक एक्सचेंज डजंट मेक सेंस, बट येस इट मेक सेंस बिकॉज इट इज़ फॉर द मास. यहाँ तक कि सर्च के अंदर लोगों को ये नहीं पता होता कि किस कंपनी का क्या सिंबल है, जिस ट्रेडिंग सिंबल. तो हमने कहा कि वो कंपनी का नाम भी टाइप करें ना सर्च बार में तो उसको कंपनी का सिंबल नज़र आ जाए और वो क्लिक करके कंपनी पेज पे जा सके. और फ्री कर दिया. दुनिया में कहीं भी आपको 5 साल का डेटा कंपनीज का फ्री नहीं मिलता. इट्स नॉट अ रियल अकाउंट. आपने कोई जेब से पैसे नहीं डालने, आपने अपने आप को मिलियंस रुपए देने हैं, 10 मिलियन देने हैं, 5 लाख देने हैं. आप अप टिल 3 पोर्टफोलियोज बना सकते हैं उसके अंदर. या मेरे फादर ने 10 साल पहले कोई शेयर्स लिए हुए तो वो ऑप्शन भी है कि मैं वो पूरा पोर्टफोलियो इसके ऊपर मैप कर सकती हूँ. तीसरी चीज़ हमने की है नॉलेज सेंटर, नॉलेज पोर्टल बनाया है. उसमें कोर्सेज डालें, उसमें कैलकुलेटर्स डालें, उसमें आर्टिकल्स और ब्लॉग्स अवेलेबल हैं. आप जाएं, आप लॉग इन करें, अपना आईडी पासवर्ड बनाएं, कोर्स करें, मॉड्यूल अटेंड करें, सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ. आज जो हमारी गेस्ट हैं इनका नाम है रायदा लतीफ़. रायदा मार्केटिंग हेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और साथ ही साथ मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट हेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में. तो चलते हैं और बात करते हैं रायदा से और जानते हैं कि चीज़ों को लेके इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. अस्सलाम वालेकुम रायदा. वालेकुम सलाम. फर्स्ट ऑफ ऑल रायदा, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला. और आपके जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है हमें कि जो आएँ और लाइक जिस तरह मेरे शो का नाम है, एक आम आदमी को एजुकेट करें और अपनी अपनी पर्टिकुलर फील्ड से, लाइक जैसे आपका ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से और सिंस लाइक बैंकिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज आपका ये सारा ताल्लुक रहा है. तो आपको बुलाने का मकसद ये था कि लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो क्लियर हम कर सकें. तो रायदा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे ये बताएं कि कहाँ से आपका कैरियर शुरू हुआ, किस तरीके से आप स्टॉक एक्सचेंज तक पहुँची. और स्टॉक एक्सचेंज की जो आपकी जॉब है ना, इस पे आके आप रुक जाइएगा बिकॉज ये तो हम पूरे प्रोग्राम में आगे कंटिन्यू करेंगे. बट उससे पहले का जो आपका एक्सपीरियंस था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आप हमें बताएं कि कहाँ से आपने शुरू किया अपना. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपने बुलाया इस प्रोग्राम के लिए. आपकी तवस्सुत से आई वुड से एक आम आदमी तक ये जाती है बात कि इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हर एक के लिए है. और एक्चुअली हर एक के लिए है, आम आदमी के लिए ही है. इट्स नॉट मेंट फॉर द एलीट्स ओनली, इट्स नॉट मेंट फॉर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओनली या फाइनेंस के लोगों के लिए ही नहीं है. ये सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे अवाम के लिए है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट. नेक्स्ट, मैंने अपना करियर तो शुरू किया था MBA करने के बाद मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और इस साइड से. फिर ओवर टाइम मैंने देखा कि मेरा अपना इंटरेस्ट ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ था. कंज्यूमर मार्केट में भी काम किया, ऑयल, टी, इन सारी प्रोडक्ट्स पे काम किया कुछ अर्सा. बट देन मुझे इंटरेस्ट मेरा इस साइड पे ज़्यादा डेवलप हुआ. तो फिर मैंने यूनियन बैंक ज्वाइन किया था. इससे पहले टेक्नोलॉजी साइबरनेट में काम किया, यूनियन बैंक ज्वाइन किया. यूनियन बैंक में प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे काम किया, मॉर्गेजेस जैसी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट समझी. एंड अगेन देयर इज़ नो रॉकेट साइंस आई वुड से कि पढ़ने के लिए हमारे पास तो फिंगर टिप्स पे हर चीज़ मौजूद है अब तो, स्पेशली गूगल के बाद. तो वहाँ काम करने के बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल सेक्टर IGI ग्रुप में मूवमेंट की. सो IGI जो पैकेजेस ग्रुप की कंपनी थी उस वक्त वो एक फाइनेंशियल हाउस बन रहा था. आई वुड से इट स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस था. उन्होंने रिसेंटली ब्रोकरेज हाउस एक्वायर किया था. तो सिक्योरिटीज़
बिजनेस उन्होंने ऐड ऑन किया और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी सेट की. सो वो एक पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप बनने जा रहा था उस टाइम पे. सो वो जर्नी मेरी वहाँ स्टार्ट हुई. 5-6 साल का टाइम वहाँ गुजारा. कमोडिटी मार्केट्स फर्स्ट ब्रोकरेज हाउस था जो कि कमोडिटीज़ में जब पाकिस्तान में कमोडिटीज़ जो नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज सेटअप हुआ था तो हमने उनका लाइसेंस लेके स्टार्ट किया. बैक इन 2006, 7, 8 आई वुड से, इनफैक्ट बिफोर 2008 and 9 उस वक्त ब्रोकरेज हाउस के अंदर हमने ट्रेडिंग ऐप लॉन्च की थी. ब्लैकबेरी फ़ोन्स होते थे उस टाइम पे, और ये पहली ट्रेडिंग ऐप थी जो किसी ब्रोकरेज हाउस ने एग्जैक्टली शुरू की थी. उस वक्त हमें अकाउंट ओपनिंग ऑब्वियसली ओपन नहीं हो रहा था गवर्नमेंट की अपनी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, बट हैविंग सेड दैट ट्रेडिंग एप्स बनी थी उस टाइम पे. फिर उधर इंश्योरेंस पे काम किया, काफ़ी जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को रिवैम्प किया. म्यूचुअल फंड्स की पूरी हमने फंड सेलेक्ट के नाम से एक सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, एक्चुअली इट वाज मोर लाइक एडवाइजरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये सारी प्रोडक्ट्स पे काम करके फिर मैंने इवेंचुअली वेल्थ मैनेजमेंट वहाँ इनिशिएट किया था. सो वेल्थ मैनेजमेंट यानी किसी को भी एडवाइस करना, एक पोर्टफोलियो बना के हेल्प करना, उनको गाइड करना और लेके चलना इन द इन्वेस्टमेंट जर्नी. वहाँ काम किया. मार्केटिंग भी देखी, वेल्थ बिजनेस साइड भी देखा सारा. उसके बाद फिर मैंने UBL फंड्स ज्वाइन किया, कमोडिटीज़ में भी काम किया. उसके बाद UBL फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट. पाकिस्तान में UAE मार्केट में मैं पूरी डिस्ट्रीब्यूशन देख रही थी उसकी. UK में इनिशिएट किया फंड एसेट मैनेजमेंट. पाकिस्तानी म्यूचुअल फंड्स हमने इंट्रोड्यूस किए इन UK ऑल्सो, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए. वहाँ ऐड कराए, दुबई के सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन से अप्रूव करके वहाँ ऐड करवाए. फ्रॉम देयर फैसल बैंक की इस्लामिक जर्नी शुरू की. तो जब वो ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ तो कंज्यूमर मार्केट, इस्लामिक बैंकिंग, एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल मार्केट, इन सब की मार्केटिंग, PR, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सारे सेटअप किए. तो इन फैसल बैंक यू वर पार्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन फेज जो पूरा कन्वेंशनल से इस्लामिक की तरफ जा रहा था? जी. तो इनफैक्ट मेरे फर्स्ट ईयर में कोई 125 ब्रांचेस हमने इस्लामिक की थी. अच्छा. नई खोली थी इस्लामिक की ब्रांचेस. नेक्स्ट ईयर में हमने 75 to 80 ब्रांचेस हमने कन्वर्ट की कन्वेंशनल से. उसके बाद ऑब्वियसली आई मूव्ड ऑन. मेरा थोड़ा सा ऑब्वियसली हैड अ किड एंड तो 3-4 महीने का ब्रेक आया. फिर मैंने ऑब्वियसली आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. तो फिर मैंने सोचा स्टॉक एक्सचेंज ही ज्वाइन. अच्छा, बीच में आपने कहीं मर्केंटाइल एक्सचेंज का, क्योंकि मैं आपकी प्रोफाइल को थ्रू कर रहा था, तो वो मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी आप रही, कमोडिटीज में मैं. तो लाइक ये आपको स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करने का जो इंटरेस्ट था वो वहीं से डेवलप हुआ कि आपने पहले एक एक्सचेंज में काम किया जो कि इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था लाइक स्टॉक एक्सचेंज? आई वुड से मर्केंटाइल एक्सचेंज, कमोडिटीज़ मार्केट्स में मुझे बहुत अच्छा चांस मिला काम करने का फ्रॉम स्क्रैच. सो उसकी ब्रांड बिल्डिंग, उसकी वेबसाइट, उसकी डेटा या ट्रेडिंग स्क्रीन, उसके रोड शोज़ एंड स्पेशली मीडिया एजुकेशन, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं था कमोडिटीज़ है क्या. स्टॉक एक्सचेंज तो 75 साल से 60-70 साल से था, बट कमोडिटी एक्सचेंज है क्या, काम किस तरह करता है. तो वो आवाम की एजुकेशन, ब्रोकर एजुकेशन, हैंड होल्डिंग कि मार्केट कैसे डेवलप करना, क्योंकि ब्रोकर को भी मार्केट डेवलप करनी, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह. सो हम ट्रेडिंग सेंट्रल, पेरिस में एक कंपनी है ट्रेडिंग सेंट्रल. अच्छा. उस ज़माने में मैंने फिर वेबिनार स्टार्ट किए थे ट्रेडिंग सेंट्रल के साथ हमारे ब्रोकर्स के लिए, ताकि वो उनको सिखाएं कि कमोडिटीज़ की टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है. सो वो एवरी वीक एक वेबिनार होता था. 2010 की बात कर रही हूँ. एंड एट दैट टाइम लोगों को पता भी नहीं था, ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं लोगों को कि ये है क्या. एग्जैक्टली. सो और फिर हमने जाके हम हर पब्लिकेशन जैसे डॉन हो गया, न्यूज़ हो गया, बिजनेस रिकॉर्ड हो गया, इनकी बिजनेस टीम्स से मिलके उनको पूरा प्रेजेंट करते थे, उनको एजुकेट करते थे कि ये मार्केट क्या है, कैसे चलती है. इनफैक्ट उस मेरे होते हुए ही मार्केट 23 आवर्स पे गई थी. अच्छा. सो वो मार्केट अभी 23 या 24 आवर्स फुल राउंड द क्लॉक चल रही होती है. सो कमोडिटीज़ का भी एक्सपीरियंस लिया. द रीज़न आई केम टू द स्टॉक एक्सचेंज, आई वुड से बैंकिंग में ना आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं. आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स नहीं है, आपके पास ज़्यादातर सेविंग प्रोडक्ट्स हैं. और ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड्स, लाइबिलिटीज़, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है. बट जब आप थोड़ा बैंक्स से बाहर आते हैं तो फिर आपको एक ब्रॉड वो मिलता है. और उस पर फिर
काम करने में का मौका भी मिलता है, क्योंकि बैंक से बहुत सारे हैं बट स्टॉक एक्सचेंज एक ही है. इट्स अ यूनिक ऑफरिंग और इसका बेनिफिट इज़ मल्टीफोल्ड आई वुड से. क्योंकि आज अगर कोई बैंक में पैसे रखता है तो उसको लेट्स से 20-22% आज मिल जाएगा. इन्फ्लेशन आपकी 29% पे है. सो वो जो 5-6% का डिफरेंशियल लॉस में वो लूज़ कर रहा है वैल्यू, वो नहीं कवर कर पाता बैंकिंग ऑफरिंग से. और फिर इस पे एक और भी चीज़ ये होती है ना राधा, कि जैसे बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर बंदा इस तरीके से यूज़ नहीं कर रहा, बट इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के पास एवेन्यूज़ बहुत थोड़े हैं. और ये जो एवेन्यूज़ हैं इनको ज़रूरत है कि प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए और प्रॉपरली लोगों को एजुकेट किया जाए. बिल्कुल, लोगों को एजुकेट करें. और आप जैसे लोग जैसे अब आगे आके काम कर रहे हैं, तो लाइक मतलब मुझे तो काफ़ी होपफुल मैं हूँ और मुझे काफ़ी ब्राइट चीज़ें आगे नज़र आ रही हैं कि लोगों को जो एजुकेशन लेवल है, लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ऊपर आएगा और लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ लाइक मतलब आप जैसे लोगों की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे. बिकॉज पैसा होना और इन्वेस्ट करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. That's true. इन्वेस्टमेंट बगैर नॉलेज के अगर किसी ने कर दी तो उसका मेरे ख्याल में तो कोई फ़ायदा नहीं है. इनफैक्ट जो बगैर नॉलेज वाली बात है उसमें तो फिर आपको कोई भी मिसगाइड भी कर सकता है. बिल्कुल. पॉन्जी स्कीम्स में और फिर उस तरह की इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं है. सो बेहतर है कि अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के देखने के बाद की जाए. तो रायदा, एज अ मार्केटिंग हेड एंड बिजनेस डेवलपमेंट हेड, आप ने ज्वाइन किया PSX इन 2018, राइट? जी. तो 2018 में जब आपने ज्वाइन किया था उस वक्त के PSX में, उस वक्त तो शायद PSX होता था या PSX होता था? जी हाँ जी. तो उस वक्त के PSX में और आज के PSX में आपको कितना डिफरेंस नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कि लोगों को एजुकेट किस तरह किया जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या इन टर्म्स ऑफ ये कि लोगों को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे किस तरीके से एजुकेट करने की कोशिश की जाए? तो डिफरेंस क्या आपको लगता है कि उस टाइम में और आज के टाइम में? देखिए, अगर मैं इस तरह ओवरऑल बात करूँ तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई. और ये स्टॉक एक्सचेंज ना पहले बहुत ज़्यादा 70s में पॉपुलर था. लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे स्टॉक्स में. फ़र्क सिर्फ ये था कि उस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनुअली हो रही होती थी, पेपर शेयर्स होते थे. 90s में जाके स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक हुआ. एक मैं ज़रूर कमेंट करूँगी जिन लोगों ने, जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने मुस्तकिल काम किया, एक पॉइंट पे लेकर आए, ये ख़ुद से नहीं आता. सो वक्त के साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया. जब 90s में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके सारी चीज़ें उन्होंने कंप्यूटराइज करके ऑटोमेटेड ट्रेडिंग शुरू की. ऑब्वियसली एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस टू चेंज होती है, बट वो एक अच्छा ट्रांजिशन था. थोड़ा गैप आया बट हुआ. बट बहुत सारे लोगों ने आई वुड से कि एक बीच में एक काफ़ी लंबा टाइम या कुछ साल, 5, 7, 10 साल ऐसे गए जिसमें लोग जो है ना मूव आउट हो गए स्टॉक्स से. क्या वजूहात हैं उसकी, आई वुड नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट दैट, और आई वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज इतनी रिसर्च मौजूद नहीं है. बट आई थिंक अभी लोग जो है ना आ रहे हैं टूवर्ड्स स्टॉक एक्सचेंज. 2012 के बाद ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुई, डीम्यूचुअलाइजेशन हुई, स्टॉक एक्सचेंज एक कॉर्पोरेट एंटिटी बन गया. फिर 2016 में तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस का मर्जर हुआ. कराची में भी था, लाहौर में भी था, इस्लामाबाद में भी था. जबकि HBL और ये सारी कंपनीज, PIA, ये तो इनिशियल स्टेजेस से ही फर्स्ट सेकंड लिस्टेड कंपनीज हैं. तो शेयर्स के बारे में लोगों को मालूम था, बट एक पूरी जनरेशन जो है ना बीच में वो मिस कर गई है इसकी एजुकेशन को. आई वुड से मेरे पेरेंट्स को पता था, हमें इतना नहीं पता था. उन्होंने हमें नहीं एजुकेट किया, या हमारे घरों के अंदर बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दी नहीं जाती थी. सो नॉलेज ही नहीं बच्चों को. सो ये जनरेशन एक मिस कर गई है फाइनेंशियल एजुकेशन टोटली. हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे कॉलेजेस में नहीं है, इकोनॉमिक्स की किताबें उठाएं उनमें नहीं है ये चीज़ें. सो दैट होल थिंग इज़ अ मिसिंग पीस आई वुड से.
अब आते हैं कि ओवर द इयर्स 5-6 साल में आई वुड से कि 16 के बाद जो ट्रांजिशन शुरू हुआ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई स्टॉक एक्सचेंज की, PSX बन गया इंटीग्रेट होके, फिर कुछ हमारी चाइनीज़ कंसोर्शियम एक आया, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की, फिर स्टॉक एक्सचेंज सेल्फ लिस्टेड एंटिटी हो गया। अब जब स्टॉक एक्सचेंज सेल्फ लिस्टेड एंटिटी बन गई तो उसको एक कमर्शियल आर्म अलग था और एक रेगुलेटरी आर्म अलग हो गया। रेगुलेटरी का काम है फ्रंट लाइन रेगुलेटर की तरह कंपनीज को देखना, ब्रोकर्स को देखना, वो सारी चीज़ें। कमर्शियल आर्म सेपरेट हो गया। नाउ व्हेन द कमर्शियल आर्म बिकेम सेपरेट तो वो एक एज अ बिजनेस एंटिटी काम करने लगे। जब बिजनेस एंटिटी काम करना शुरू हुआ तो बिजनेस डेवलपमेंट शुरू हुई, मार्केटिंग, उस तरह। प्रोडक्ट के ऊपर पहले भी काम होता था, मार्केटिंग पहले भी टू सम एक्सटेंट होती थी, कन्वेंशनल ज़्यादा होती थी। डिजिटल अडॉप्शन आई वुड से कि लेटर ऑन स्टार्ट हुई इन दीज लास्ट 4-5 ईयर्स। सो मैंने जब ज्वाइन किया तो डिजिटाइजेशन की तरफ हम लोग ज़्यादा आए, डिजिटल मीन्स ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन अडॉप्ट की गई। एंड कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो दैट इज़ मोर ट्रांसपेरेंट, दैट इज़ मोर इम्पैक्टफुल, बिकॉज आज का यूज़र जो है वो आपको फ़ोन में मिल जाता है, आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, आपको टिकटॉक पे मिल जाते हैं, रादर देन आप इश्तहार लगाएं। हाँ बिल्कुल। सो और इश्तहार ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव है। आज अगर जंग का या डॉन में एक ऐड लगाने जाते हैं 27/4 का क्वार्टर पेज, इट रन्स इनटू मिलियंस। और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें लोगों के दिमाग से चेंज भी होती चली जा रही हैं। लाइक वो पहले जो बैठ के टीवी देखना और उस पर एडवर्टिजमेंट, लाइक अब सारी चीज़ें ऑन द गो चल रही हैं। जी हाँ, फैमिली स्ट्रक्चर्स भी थोड़े चेंज हुए हैं, एंटरटेनमेंट का तरीका भी चेंज हुआ है, एक्सेस टू मोबाइल डिवाइसेस। पहले जब मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो घर में एक फ़ोन होता था, अब हर एक इंडिविजुअल के पास फ़ोन है। छोटे बच्चों के पास भी आ गए कोविड की वजह से, तो फ़ोन उस बहाने से। सो ऑल दैट हैज़ हेल्प्ड अस take our message outside. Okay. तो रायदा, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग हेड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती हैं? लाइक किस तरीके से आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरीके से डिफाइन करेंगी? देखिए, ब्रॉडली बिजनेस डेवलपमेंट में ये चीज़ें आती हैं कि हम सप्लाई के ऊपर काम करें, डिमांड पे काम करें। सप्लाई पे जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाती हैं कंपनीज जो आके लिस्ट करें, इशूअर्स, उन पे हम काम कर रहे होते हैं, उनको हम एजुकेट कर रहे होते हैं। वी रीच आउट, हम उन्हें ये नहीं कहते कि आएँ, बट हम उन्हें बताते हैं बेनिफिट्स, उनके क्या चैलेंजेस हैं वो सुनते हैं और उन्हें ऑप्शंस बताते हैं कि एक्सचेंज के अंदर वो डेट इशू भी कर सकते हैं, वो इक्विटी इशू भी कर सकते हैं, और उनके मज़ीद क्या बेनिफिट्स हैं। बिकॉज सिर्फ कैपिटल रेजिंग इज़ नॉट रीज़न बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली कंपनीज को एक्सपैंड करना होता है, ग्रो करना होता है, कैपिटल के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बैंक के पास जा सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी ले सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, एंड इक्विटी इशू कर सकते हैं या डेट इशू कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। बट ये कैपिटल के अलावा जो रीजंस हैं वो हम बताते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में अगर आप देखें ओवर द इयर्स बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स ख़त्म हो गए। सही बात है, ठीक है। जो वन मैन शोज होते हैं, अब्बा थे वो चला रहे थे, उनकी डेथ हुई, खत्म हो गए वाले जो बिजनेसेस होते थे। एग्जैक्टली। और बहुत सॉलिड अच्छे हमारे ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स, होम ग्रोन ब्रांड्स। सो ओवर द इयर्स अगर 30 इयर्स अगो देखें तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जो आज आपको नज़र नहीं आएंगे, जो पाकिस्तानी ब्रांड्स थे। या फैमिलीज, 2 भाई 3 भाई, वो डिवाइड हुआ, बिजनेस ख़त्म हो गया। सो उन बिजनेसेस को 2nd, 3rd, 4th जनरेशन तक ले जाने के लिए आपको लिस्ट भी करना चाहिए। वो आपका एक कंपनी बनती है, आपका एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है। आपके बच्चे बोर्ड पे बैठे, if they don't want to, if they're not interested in your business, you have a professional जो कि CEO रन करेंगे, एक बोर्ड होता है जो डायरेक्शंस देता है। हम अभी तक अपने उस स्टाइल से काम करते हैं कि जी फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो उनसे हम फाइनेंस की एडवाइस ले लेंगे, अकाउंटिंग के ऊपर ले लेंगे, टैक्स का ले लेंगे। हम ये नहीं सोचते कि यार व्हाई नॉट लिस्टेड,
हैव अ बोर्ड, ब्रिंग दोज एक्सपर्ट्स. उन एक्सपर्ट्स को जब आप अपने बोर्ड पे आके बिठाते हैं तो आप वही काम कर रहे होते हैं जो आप फैमिली में या अपने फ्रेंड्स से एडवाइस ले रहे होते हैं. उस एडवाइस की आप पैसे नहीं देते. यहाँ आपके पास फॉर्मल बोर्ड है, बट जब फॉर्मल बोर्ड होता है वो 3 साल तक आपकी ग्रोथ में इन्वेस्टेड होता है दैट वे. और ये मौका होता है कि आप अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स लेकर आए, डिजिटल एक्सपर्ट ले आए, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट ले आए, टैक्स एक्सपर्ट ले आए, फाइनेंस के लोग ले आए. और वो बिजनेस के लिए बड़े अलग तरीके से, मतलब वो माइंड ही डिफरेंट डेवलप हुआ होता है ना, जो कि बिजनेस को एक अलग तरीके से हेल्प आउट कर रहा होता है ओवरऑल. लाइक फैमिली में तो मैंने अगर अपने भाई से पूछ लिया, अपनी बहन से पूछ लिया, उन्होंने मशवरा दिया, 2 दफा दिया, लेकिन ये एक प्रॉपर इसको एज अ कॉर्पोरेट फॉर्मलाइज करना होता है. तो डू यू थिंक कि ये जो कल्चर है पाकिस्तान में अब ये डेवलप हो रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर? ये हम लोग एजुकेट कर रहे होते हैं और कंपनीज सुन भी रही होती हैं. कुछ कंपनीज के ग्रुप्स में थोड़ा टाइम लगता है उनको अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करना, इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना. बट इवेंचुअली सेकंड जनरेशन की को जब वो लोग देखते हैं और ये देखते हैं कि आगे चल के ये ख़त्म हो जाएगी चीज़, या स्प्लिट हो जाएगा, या डॉटर्स हैं, दे माइट गेट देम मैरिड ऑफ, फिर क्या होगा. सो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं उन लोगों के. बट वो जो ट्रांजिशन है लेकर आके उनको समझा के और फिर वो प्रोसेस में लेकर आना, इट टेक्स टाइम. सो एक तो मेरा ये काम है. सो हम बिजनेसेस से मिल रहे होते हैं. उसके अलावा हम ब्रोकर्स के साथ भी क्लोजली काम कर रहे होते हैं. हम थर्ड पार्टी या एंड यूज़र इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं. हम उन्हें ये नहीं बोलते कि आप आएँ स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, बट हम बताते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आएँ तो क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए और क्या ऑप्शंस हैं. हर किसी के लिए शायद स्टॉक एक्सचेंज बेनिफिशियल नहीं हो. किसी के लिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आना ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसी के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू आना बेनिफिशियल है. सो हम लोगों को ये बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये नॉलेज पोर्टल्स हैं, यहाँ आपको डेटा मिल जाएगा, यहाँ आपके पास इंफॉर्मेशन है. उनको एजुकेट करके वो उस लेवल तक लाना कि वो एक आई वुड से एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकें. रायदा, जिस तरीके से आपने अपनी जेडी के बारे में बताया कि एजुकेशन देना लोगों को, कॉर्पोरेट्स को, टू इन्वेस्ट या टू कम टू लुक इनटू दैट मैटर कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं या इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं. तो कॉर्पोरेट साइड तो आपने बताई. इंडिविजुअल साइड पे लाइक आप ये समझती हैं कि काम जो हो रहा है इज़ इट गुड इनफ, या उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टू एजुकेट स्टूडेंट पीपल एट स्टूडेंट लेवल, और हाउसवाइफ्स, इस तरीके के लोगों को किस तरीके से एंगेज किया जाएगा? बेसिकली काम हो रहा है. आई थिंक मैं खुद ही इसको ओवरसी कर रही होती हूँ, सुपरवाइज भी कर रही हूँ, मैनेज भी कर रही हूँ, इसको बढ़ा भी रही हूँ. ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं हो सकता, बट गुंजाइश बहुत है, अभी भी बहुत काम बाकी है आई वुड से. सो अगर आप ऑडियंस लेवल की बात करें तो कौन कौन ऑडियंसेस हैं. मैं जिस तरह मार्केट को देख रही होती हैं, पाकिस्तानी पॉपुलेशन को, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी या फॉरेन इन्वेस्टर्स, इन सब को हम देख रहे होते हैं अलग अलग एज अ सेगमेंट. सो यस, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, सैलरीड इंडिविजुअल, सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के स्टडी करें बहुत ज़्यादा और हर वक्त ही स्टॉक्स में ट्रेड करते रहें. या सो वो सबसे आसान वाले ऑप्शंस ले लेते हैं कि जी वो बैंक इंश्योरेंस का प्लान आ गया, जो कि रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट प्लान है, एजुकेशन प्लान ले लिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि यार इसके क्या पिटफॉल्स हैं, इसके क्या क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. इंश्योरेंस, यस, इट्स कवरेज. सो हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं. अब आते हैं बिजनेसमैन को भी ज़रूरत है. सो हम हर सेगमेंट को डिफरेंट एजुकेशनल उससे देख रहे होते हैं. स्टूडेंट्स के लिए हम लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं. सो कुछ चीज़ें ओवरलैप होती हैं ऑफ कोर्स. सो एक ब्रॉड लेवल पे डिजिटली हमने कहा पहले एक फाउंडेशन बनाएं. आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, उससे हमने स्टार्ट किए. ट्यूटोरियल्स, एनिमेटेड ट्यूटोरियल्स होते थे, उनको हमने क्रिएट किए, वेबसाइट पे डाला, सोशल मीडिया पे डाला. जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त सोशल मीडिया पेजेस भी नहीं थे, तो वहाँ फेसबुक,
और लिंक्डइन हमने उस वक्त क्रिएट किया, फिर इंस्टाग्राम आया, ट्विटर था, ट्विटर क्रिएट किया, फिर इंस्टा आया, इंस्टा पे गए, अब रिसेंटली हम टिकटॉक पे भी आ गए. ऑल्दो बीइंग द स्टॉक एक्सचेंज डजंट मेक सेंस, बट येस इट मेक सेंस बिकॉज इट इज़ फॉर द मासेस. सो वहाँ भी हमने एजुकेशनल, अब छोटे स्मॉल वीडियोज़ के ऊपर काम किया है. ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को पहले हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश अखबार में प्रिंट कराते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, फिर उसको उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में ट्रांसलेशन करके वेबसाइट पे डालते हैं. ग्राउंड वर्क हमने ये किया कि अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने पूरा उर्दू वेबसाइट भी क्रिएट कर दी. पूरा इंग्लिश में इन्वेस्टर एजुकेशन सेक्शन बनाया है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्योंकि एक तो ये बताना है 101 के जी अकाउंट कैसे खोलना है, ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है ब्रोकर को, ये तो एक लेवल ऑफ एजुकेशन है. क्या चीज़ें नहीं करनी, डूज एंड डोंट्स ऑफ द मार्केट, वो एक सेकंड लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं. फिर मार्केट को शॉर्ट टर्म में ना देखा जाए, लॉन्ग टर्म देखा जाए. क्यों लॉन्ग टर्म देखा जाए, इसके क्या फ़वायद हैं. इन्वेस्टमेंट्स में पोर्टफोलियो अप्रोच लेनी चाहिए, क्यों पोर्टफोलियो अप्रोच लेनी चाहिए, वो बताते हैं. सो ये सारी चीज़ें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह लें. मार्केट की टर्मिनोलॉजी लोगों को नहीं पता. हमने ग्लॉसरी बना के वेबसाइट पे डाली है. मार्केट से रिलेटेड 500 वर्ड्स अभी तक तो हम कर चुके हैं. और वो वाले वो नहीं जो सिर्फ विकीपीडिया पे हैं, बट लोकल मार्केट के टर्म्स. यहाँ के जो टर्म्स हैं, भाटा, लाइक मार्केट में जब जाते हैं, बदला, इन टर्म्स की आपको विकीपीडिया पे नहीं मिलती चीज़ें. सो वो हमने लोकल टर्म्स तो ये कोई लोकल ही कर सकता है. एग्जैक्टली. तो वो हमने डाली हैं. इन्फोग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं. अच्छा, ये हो गया डिजिटल सेगमेंट. ये स्मॉल बिट्स में कर रहे हैं. फिर उसके अलावा हम लोगों ने एक पूरा वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाया है. जिसको अब हम ऐप पे लेके जाना चाहते हैं. ऑब्वियसली हमारे पास भी रिसोर्सेज उस किस्म के अवेलेबल नहीं है. हमारे पास इंटरनेशनल फंडिंग नहीं है कि हम जाके 2 साल में बहुत सारी चीज़ें बना लें. सो हमने पहले वेब बेस्ड ऐप बनाई. इट इज़ देयर ऑन द वेबसाइट. डेटा पोर्टल, जब मैंने ज्वाइन किया था 2018 में, मैंने काम शुरू किया था 2-3 महीने में. 2019 की जनवरी में मैंने नया डेटा पोर्टल पूरा लॉन्च कर दिया. सो वेबसाइट अलग कर दी, डेटा पोर्टल अलग कर दिया. व्हिच इज़ वेरी हेल्पफुल. मैंने खुद उस चीज़ को नोटिस किया है कि उसमें आपको जो कंपनी की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आने वाले दिनों में जो उनकी अनाउंसमेंट्स आ गई हैं, वो पूरा एक कंपनी एज अ होल आपको पूरा एक कंप्लीट पिक्चर नज़र आ जाती है, जो कि किसी के लिए भी, जो कि मतलब आप ये समझेंगे बिल्कुल जैसे मैं कहूँगा लेमैन होगा, तो उसके लिए बड़ा आसान है उस इन्फॉर्मेशन को देखना और उससे एक कोई अपना नतीजा बनाना या अपना दिमाग बिल्डअप करना कि इस कंपनी के अंदर होने क्या जा रहा है या हो क्या रहा है. चलें, आई एम ग्लैड टू हियर दैट. कोशिश यही थी कि बहुत सिंप्लीफाई किया जाए. सिंबल, यहाँ तक कि सर्च के अंदर लोगों को ये नहीं पता होता कि किस कंपनी का क्या सिंबल है, जिस ट्रेडिंग सिंबल. तो हमने कहा कि वो कंपनी का नाम भी टाइप करें ना सर्च बार में, तो उसको कंपनी का सिंबल नज़र आ जाए और वो क्लिक करके कंपनी पेज पे जा सके. सो पूरी डेटा पोर्टल के अंदर कहीं से भी वो देखना चाहे तो उसको सारी डिटेल्स मिल सकती है. और फ्री कर दिया. दुनिया में कहीं भी आपको 5 साल का डेटा कंपनीज का फ्री नहीं मिलता. ऑन सब्सक्रिप्शन होता है. हमने यहाँ फ्री किया है एंड इट इज़ अवेलेबल. फिर जो वर्चुअल पोर्टल जो मैं आपसे कह रही थी, उसको भी हमने डेटा पोर्टल के साथ ही लिंक किया है. वेबसाइट पे भी बटन दिया है कि आप जाएं, आप अपना आईडी पासवर्ड बना के एक अकाउंट खोल दें. इसमें इट्स नॉट अ रियल अकाउंट. आपने कोई जेब से पैसे नहीं डालने. आपने अपने आप को मिलियंस रुपए देने हैं, 10 मिलियन देने हैं, 5 लाख देने. आप अप टिल 3 पोर्टफोलियोज बना सकते हैं. उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. वहाँ एक पूरी आपको एक साइंस समझ आ जाती है. इस वक्त तकरीबन 30,000 लोग हैं हमारे डेटा वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो कि एक्टिवली पोर्टफोलियोज बना रहे हैं. इसका एक और हमने बैक एंड वर्किंग भी यही की कि एक भी इंडिविजुअल है, अगर मैंने या मेरे फादर ने 10 साल पहले कोई शेयर्स लिए हों, तो वो ऑप्शन भी है कि मैं वो पूरा पोर्टफोलियो इसके ऊपर मैप कर सकती हूँ. वर्चुअल पोर्टफोलियो में 3 पोर्टफोलियो है. एक पोर्टफोलियो मैंने कहा माई रियल पोर्टफोलियो मैप, उसका नाम दे दिया. और मैंने जिस डेट्स में वो पिछले सालों में शेयर्स खरीदे गए उसकी एंट्री कर दी
जब मैंने उसकी एंट्री की और नंबर ऑफ शेयर्स डाले तो वो एक्चुअल उस डेट की प्राइस उठाता है मार्केट पोर्टफोलियो और डेटा से बैक एंड के, और मुझे पिक्चर दे देता है कि मेरा पोर्टफोलियो ने मुझे ओवर द इयर्स कितना रिटर्न दिया है, क्या डाइवर्सिफिकेशन है, किस सेक्टर्स में वो फॉल करती हैं कंपनीज, पूरा डैशबोर्ड मिल जाता है, which is very good. So you have that option also. और आप अपने 2-3 और पोर्टफोलियोज भी बना सकते हैं. आपने कहा कि जी डे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बना लिया, डिविडेंड यील्डिंग ब्लू चिप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया, और देखें कि कौन से पोर्टफोलियो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं. लोगों के लिए तो ये बड़ी आसानी की बात है कि जिसने सीखना है उसके लिए तो बड़ा आसान है कि बगैर पैसे खर्च किए उसको एक चीज़ मिल रही है. जी हाँ. एंड दिस वर्चुअल पोर्टफोलियो ये अवेलेबल है PSX की वेबसाइट पे? PSX की वेबसाइट पे वेब बेस्ड है. ओके. तो ये तो बड़ा इजी होता है लोगों के लिए. एक एजुकेशन के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि लोग आके काम करें और बगैर पैसे खर्च किए पहले सीखें तो सही कि करना है. वर्चुअल पैसा दें अपने आप को और रियल मार्केट, रियल प्राइसेस, रियल स्टॉक्स में काम करके डैशबोर्ड देखें. कमिशन भी डाल दिया हमने कि जब आप एक बाय करेंगे या सेल करेंगे वो ऑटो उठा लेता है कमीशन स्ट्रक्चर, ताकि आपको पता चले यूनिफॉर्म है. तो आपको ये पता चले कि देखिए मैंने अगर कितनी मर्तबा ट्रेड की तो मैंने एक्चुअली कितना कमीशन दे दिया, वो भी जा रहा था आपके पॉकेट से. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वो हमने इनबिल्ट करा है. अब इसके ऊपर इंशाल्लाह और काम करेंगे और चीज़ें इसमें ऐड करनी है और विद टाइम विल डू दैट, बट एटलीस्ट एक बेसिक चीज़ है. तीसरी चीज़ हमने की है नॉलेज सेंटर, नॉलेज पोर्टल बनाया है. उसमें कोर्सेज डालें, उसमें कैलकुलेटर्स डालें, उसमें आर्टिकल्स और ब्लॉग्स अवेलेबल हैं. आप जाएं, आप लॉग इन करें, अपना ID पासवर्ड बनाएं, कोर्स करें, मॉड्यूल अटेंड करें, सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा. सो तकरीबन आई थिंक few thousand of people have used that and सर्टिफिकेट्स भी इशू करके जाते हैं लोग उससे. इसके अलावा हम लोगों ने एक प्रोफेसर को ऑन बोर्ड किया है. और साल में 2-3 दफ़ा हम एक स्टॉक मार्केट बेसिक्स का कोर्स रन करते हैं, वर्चुअली रन करते हैं जूम पे, वीकेंड्स पे रन करते हैं. 6 सेशंस होते हैं एंड आई थिंक वी चार्ज ओनली 1200 फॉर दैट. सो 200 रुपये आप पर सेशन कर रहे हैं. 6 वीक का कोर्स है एंड आपको ये प्रोफेसर पूरी डिटेल्स में स्टॉक मार्केट बेसिक्स पूरा वर्चुअल होता है. यू कंप्लीट इट, यू गो थ्रू अ क्विज, यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन. लेकिन आपको एक लर्निंग का मौका मिलता है. समबडी, इनफैक्ट ये जो एहसान साहब हैं ये लम्स में पढ़ाते रहे हैं यही वाला कोर्स, तो हमने इनको वहीं से रीच आउट करके किया है. तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एजुकेशन की कोई चीज़ ऐसी प्रैक्टिस हो रही है फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज के यूनिवर्सिटी के टूर्स किए जाएं, यूनिवर्सिटी को जाके वहाँ पे स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए कि किस तरीके से लाइक बिगिनर लेवल पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी? हमारा थ्रू आउट द ईयर एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है. स्टूडेंट्स आते भी हैं और हम जाते भी हैं. तो हमारे इन्वेस्टर एजुकेशन के 2-3 लोग अलॉन्ग विद मी, हम लोग आप पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, हमारा इनफैक्ट न्यूज़लेटर है उसमें हम काफ़ी डालते हैं, गैलरी में भी पिक्चर्स डाल रहे होते हैं. सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम जाते हैं और हम उनके स्टूडेंट्स को बताते हैं. अब IB हो गया फॉर एग्जांपल, दैट इज़ वन ऑफ द एलीट वो, बट जिनेवर यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, उनके साथ तो हमारे मुस्तकिल सेशंस होते हैं बिकॉज वुमेन एजुकेशन इज़ वन मेजर सेगमेंट दैट वी फोकस ऑन. स्टूडेंट्स हो गया, वुमेन हो गई, इन लोगों को इनटू द फोल्ड ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें हैंड होल्डिंग बहुत की जाए. तो हम वुमेन वर्कशॉप्स पे भी काम कर रहे होते हैं. एक तीसरी चीज़ हम ये करते हैं कि कॉर्पोरेट, सो एनी कंपनी हु, इनफैक्ट हमारे वेबसाइट पे फॉर्म भी बना हुआ है, उनकी कोई रिक्वेस्ट है, अभी हमने काफ़ी लकी कोर के साथ किया उनके एम्प्लॉयज़ के लिए. ICI था, लकी कोर है, बैंक्स के एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं. हमारे यहाँ से रीच आउट किया जा रहा होता है मुस्तकिल, FFC, टाटा, डिफरेंट कंपनीज़ की एम्प्लॉयज़ को हम सेशंस दे रहे होते हैं. इनफैक्ट 1-2 कंपनीज ऐसी, टोटली एजुकेशनल, 2 कंपनीज ऐसी हैं उन्होंने हमें कहा कि नहीं हमें एक सेशन नहीं चाहिए 1.5-2 घंटे का, हम इसको सीरीज़ बनाते हैं. तो यू नो, एंड इफ़ एनीबडी इज़ ओपन टू दैट, मैंने फिर उनके लिए पूरा एक सिलेबस टाइप की चीज़ बना के उन्हें पहले वाले सेशन में इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स और बेसिक्स के ऊपर कवर किया कि इंटरेस्ट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट कैसे निकलता है, इन्फ्लेशन क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स
और इकोनॉमी, जीडीपी, ये सारी चीज़ें टच अप ऑन करके फिर हम सेकंड उसमें आए कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। फिर एक हमने म्यूचुअल फंड्स का, प्योर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर रखा सेशन। हाँ। और एक हमने रखा फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। सो 5 उसका हमने उनके, और फिर एम्प्लॉइज ने पार्टिसिपेट भी कोई किया। भी कॉर्पोरेट आपसे अगर इस तरीके से कांटेक्ट करना चाहें तो It's totally free of cost. स्टॉक एक्सचेंज इज ओपन फॉर दैट। जी, we do that. So ये भी हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। रायदा, अकाउंट ओपनिंग के हवाले से मुझे आपसे एक बात करनी यहाँ पे बड़ी ज़रूरी महसूस हो रही है। वो ये कि एक जो ऐसा बंदा है जो बिल्कुल नया मार्केट में एंट्रेंट है, जो बिल्कुल नई एंट्री ले रहा है मार्केट में, उसे ना कभी काम किया हुआ है, ना कभी अकाउंट खुलवाया हुआ है, वो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कितना सिंप्लीफाई किया है PSX ने एक ऐसे बंदे के लिए जो बिल्कुल नया मार्केट में आना चाह रहा है, जिसके पास पैसे हैं लेकिन उसको मार्केट का कुछ नहीं पता, अकाउंट कैसे ओपन होना है, क्या करना है, किसके पास जाना है। ये वाली जो एजुकेशन है या इस प्रोसेस को कितना PSX ने सिंप्लीफाई किया? देखिए, एक तरफ तो एजुकेट करना या इन्फॉर्म करना, उसके लिए कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जो कि हमारी यूट्यूब चैनल पे मौजूद कि जी अकाउंट ओपन कैसे करना है, ब्रोकर सिलेक्शन कैसे करना है, 4-5 हमारे ट्यूटोरियल्स हैं इसके। अब सिंप्लिफिकेशन के ऊपर आए तो वीव गॉन डिजिटल नाउ। तो अगर किसी को अकाउंट खोलना है और इसे ब्रोकर की शॉप पे या आउटलेट पे या ऑफिस पे नहीं जाना है, तो वो अपने सिलेक्टेड ब्रोकर की हमारे वेबसाइट पे 50-60 ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की ऑफ़र करते हैं फैसिलिटी। सो हमारी वेबसाइट पे वो लिस्ट देख लें, उससे अपने ब्रोकर सेलेक्ट करके उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट आई वुड से कि हमने डिजिटाइज़ किया है पिछले 1-1.5 साल में इस सारे प्रोसेस को। और अब हमारी इनफैक्ट अगर एक रेगुलर 1000 या 900 अकाउंट्स एक महीने में ऑफिस में जाके इंडिविजुअल लेवल पे खुलते हैं, तो 5000 अकाउंट हमारे डिजिटली खुल रहे हैं ऑन अ मंथली एवरेज बेसिस। तो ये लेवल है कि परसेंटेज जो डिजिटली हो गई है, आप अपलोड कर सकते हैं अपने उससे। एक और चीज़ हमने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है, इनफैक्ट वो रोशन एक्विटी के बाद ऐड हुई है। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग भी रोशन एक्विटी के बाद हुआ है, और KYC, ये जो पिछली गवर्नमेंट ने रोशन डिजिटल इंट्रोड्यूस किया था, उस डिजिटल अकाउंट के अंदर रोशन एक्विटी को भी हमने बेसिकली एक्विटीज भी इंट्रोड्यूस करी। तो रोशन एक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ RDA या रोशन डिजिटल अकाउंट। सो उसमें ऑब्वियसली क्योंकि डिजिटली अकाउंट ओपनिंग हो रही थी, तो फिर हमने वही चीज़ लोकल मार्केट में भी ओपन करवा दी। परमिशंस मिल गई हमें लकीली। सो वी अब क्योंकि पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ऐप के थ्रू का फैसिलिटी थी, बट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी नहीं थी। बट लास्ट 1.5 ईयर में हमें लोकल मार्केट में भी डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर। एक और चीज़ जो मैं बात कर रही थी कि KYC शेयरिंग बैंक्स के साथ। सो एक सर्टेन नंबर ऑफ बैंक्स हैं, 8-10 बैंक्स ऐसे हैं, 12 बैंक्स हैं जिनके साथ हमारे ब्रोकर्स की अकाउंट बैक एंड पे KYC शेयरिंग हो गई। सो अगर अकाउंट खोलने के लिए कोई इन्वेस्टर आता है और वो कहता है कि मेरा बैंक का अकाउंट नंबर ये है, मेरे बैंक को परमिशन है कि आप लोग उनसे KYC वो कर लें, तो वो रिपीट प्रोसेस ऑफ KYC नहीं होती। अच्छा, उसका भी एक हाँ, क्योंकि लोग इस चीज़ से बहुत घबराते हैं कि बार बार हर जगह जहाँ वो नई जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे उनको KYC दोबारा रिपीट करनी पड़े। चाहे आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलें, आपको पूरा प्रोसेस ऑफ KYC रन करना होता है। बैंक अकाउंट खोलें, फिर KYC होता है। सो हम अब क्योंकि बैंक ने KYC कर ली होती है और आपका ब्रोकरेज अकाउंट आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्टेड होता है, तो इसलिए हम बैंक से KYC शेयरिंग ले सकते हैं। तो अब आपको लग रहा है रायदा कि अब आपको ये महसूस होता है कि लाइक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस एक नए आने वाले बंदे के लिए सिंप्लीफाई हो चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स? देखिए, इस लेवल तक सिंप्लीफिकेशन हो गई है डेफिनेटली, बट वो डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज जब तक हम एज अ कंट्री इस AML और इसके अंदर रहेंगे, ग्रे वो जो हमारा ग्रे लिस्ट जो लिस्ट थी, अब उससे निकल तो आए हैं, लेकिन हमें मॉनिटरिंग तो ज़रूरत है। उस वजह से तो ये हमें KYC और इस चीज़ों की तो
ज़रूरत रहेगी। बैंक भी करेगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी करेगी, ब्रोकर भी करेगा। फंड्स कहाँ से आए हैं वो ट्रेसेबल होने चाहिए, वो भी रहेगी। हैविंग सेड दैट, हमने सिंप्लीफाइड अकाउंट ओपनिंग भी इंट्रोड्यूस की जो कि सहूलत अकाउंट है। उसमें इन्वेस्टर अपने CNIC की बेसिस पे अकाउंट खोल सकते। ओके, सो आप अपने ब्रोकर के पास जाएं, ऑनलाइन जाएं या ब्रोकर के पास जाएं और आप अपना सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें एक सर्टेन लिमिट है ऑफ ट्रांजैक्शन मिलियन तक की, और उसके अंदर आप रेडी मार्केट में काम करते हैं, यानी फ्यूचर्स में नहीं काम करते या लेवरेज नहीं करते। आप सिर्फ जितने आपके पास पैसे हैं उन पैसों से आप शेयर्स लेंगे एट द प्राइस यू वांट टू, एंड यू कैन बाय एंड सेल एंड बिल्ड योर पोर्टफोलियो। सो ये वाली जो सहूलत अकाउंट की प्रोडक्ट है ऑफरिंग, ये हमने कस्टमाइज की है फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। दिस कैन बी वुमेन, कैन बी स्टूडेंट्स, दिस कैन बी सैलरीड पीपल एज वेल, जो कि लो KYC या सिर्फ CNIC बेस्ड एंड बैंक अकाउंट KYC के ऊपर कर सकते हैं इंटर मार्केट। सही। तो इसका मतलब है, आई थिंक मैं जितना समझ पा रहा हूँ ये, कि एक आम आदमी के लिए, एक छोटे इन्वेस्टर के लिए चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं। डेफिनेटली गोइंग, ये एक मेजर एफर्ट है जो कि हम मुस्तकिल इसको इम्प्रूव करते भी रहेंगे। अभी हमने 1 मिलियन की लिमिट दी है, इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह अगर लिमिट्स भी और इन्हांस कर सकें ताकि ज़्यादा लोग आ सकें। बट 1 मिलियन तक की लिमिट, और ट्रेडिंग में अगर आप देखें इन्वेस्टिंग बाय सेल मिला के 2 मिलियन तक आप ट्रेड कर सकते हैं। इट्स प्रीटी वो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है, बिल्कुल। फॉर स्मॉल इन्वेस्टर ये चीज़ बिल्कुल अच्छी है, और आई थिंक प्रोसेस सिंप्लीफाई होने के बाद जो है वो लोगों के लिए आना भी आसान है। अच्छा रायदा, यहाँ पे एक चीज़ और आपसे बात करना बड़ी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है इस वक्त, कि एक नए आने वाला जो इन्वेस्टर होता है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर है या बड़ा, उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं? हमारी मार्केट क्या क्या उसके लिए ऑप्शंस ऑफर कर रही है जो कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए अपने यूटिलाइज कर सकता है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है तो वो हम कहते हैं कि सिंपल अकाउंट, सहूलत अकाउंट के थ्रू आए। अच्छा, देन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। फॉर कोई भी नए आने वाले के लिए ज़रा सा टाइम टेकिंग वो होता है कि वो शुरू कहाँ से करे, पहले 5 शेयर्स कौन से हैं वो ख़रीदे। उसको ये समझना कि जी 36 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, किस तरह कर रही है, तो उसके लिए आसान होता है प्रॉब्ली कि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड के थ्रू आ जाए। एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड या म्यूचुअल फ़ंड जो कि एक्विटी बेस्ड हो, अगर आपने स्टॉक्स में आना है तो आपको एक यूनिट, आपने चाहे वो म्यूचुअल फंड का लिया हो या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का लिया हो, जो कि ETF की प्राइस आपको स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन पे नज़र आ रही है और रियल टाइम में नज़र आ रही है। तो आपने अगर 500 यूनिट ले लिए किसी भी ETF के, इस वक्त 8 ETFs हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसमें से 5 एक्विटी बेस्ड ETFs हैं, UBL है, NIT है, मुख्तलिफ ETFs हैं। उन ETFs में हर यूनिट में 12 शेयर्स हैं या 9 शेयर्स हैं। सो ETF 1 में लेट्स से 12 शेयर्स हैं, ETF 2 ने 9 कंपनीज का पोर्टफोलियो, एक ग्रुप बनाया हुआ है, और वो सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना के प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एक बास्केट प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ शेयर्स का, और उन्होंने सिलेक्ट कर दिया है आपके लिए, तो आपका काम आसान हो गया। एज एन इन्वेस्टर आपने एक यूनिट लिया तो आपको उन 12 कंपनीज में शेयर्स मिल गए। इसी तरह अगर आप ETFs के थ्रू नहीं आना चाहते हैं तो आप ये देखें कि ETFs ने क्या बास्केट बनाया है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ है, क्या है, कौन से 12 इसने लिए, कौन से 9 इसने लिए, कौन से 15 दूसरे ने लिए। आपके पास एक यूनिवर्स बन जाती है शेयर्स की या स्टॉक्स की, कंपनीज की। उनको फिर आप स्टडी करते हैं कि आप कि वो उनकी आज क्या प्राइस है, डेटा पोर्टल पे उसके कंपनी में जाके आप 5 साल के उसकी रिटर्न्स देखें, क्या या आप अपने ब्रोकर से सवाल कर सकते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, एंड जब तक आपने सही क्वेश्चन नहीं पूछा तो वो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। आपने उससे कहा कि मुझे शेयर इतने पैसे हैं और पैसे बनाने,
तो वो आपके लिए पैसे बनाने की कोशिश में लग जाएगा। आपने उससे कहा कि यार मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेने हैं या मुझे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स लेने हैं, तो फिर वो बोलेगा अच्छा ये कंपनी ले लें। फिर आपका सवाल होना चाहिए कि ये कंपनीज आप रेकमेंड करें तो पिछले 4 साल 5 साल 10 साल में इन कंपनीज ने क्या डिविडेंड दिए, इन कंपनीज की प्राइस क्या अप्रिशिएशन हुई, क्या हाई था क्या सबसे लो था। तो ये सारे राइट क्वेश्चंस हैं। और आगे आप क्या देखते हैं, उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स लें, वो समझ लें, पहले एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाएं। सो ETFs, म्यूचुअल फंड्स, सहूलत अकाउंट, ये 3 बेसिक आई वुड से तरीके हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री लें ईज के लिए। फिर जब आपको समझ आती है कि अच्छा आप आप समझ सकते हैं, आपकी ग्रास्प हो गई है, तो फिर इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना शुरू करें। और नए आने वाले के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर भी होता है ना कि वो पहले क्योंकि हर कंपनी पे फोकस रखना एक नए आने वाले के लिए उनका काम भी वो नहीं है कि वो हर कंपनी पे फोकस रखें, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो एक्सपर्ट्स को हैंडल करने दें चीज़ों को। एग्जैक्टली। और उनकी बेस पे आगे इनिशियली लेके चलें, जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसके बाद फिर इंडिपेंडेंटली भी अपना काम करना चाहते हैं तो करें। तो अच्छा रायदा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी हम लोग देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल गई, तो हमारे यहाँ आपको क्या लगता है कि हमारी मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली ये कि उस अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट को लेके आने के लिए हम लोग किस हद तक मेहनत कर रहे हैं कि वो मज़ीद हमारे पास बढ़ के आए। देखिए, अगर आप मुल्क के लेवल पे बात करते हैं तो SIFC बना हुआ है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब काफ़ी काम हो रहा है इस पर। अभी रिसेंटली डिफरेंट मुल्कों से डेलीगेशंस भी आए हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के हवाले से देखते हैं तो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, कस्टोडियन बैंक्स हैं, इन लोग के पास पोर्टफोलियोज हैं, इनके पास बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, जिनसे ये ऑब्वियसली अभी इतनी ट्रैवलिंग तो आजकल नहीं हो रही है सच, बट ऑन जूम, ऑन वेबिनार्स, ऑन मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह चल रही हैं। और बहुत अगर आप ब्रॉडली देखें तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, और वो इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली शेयर्स के थ्रू उन कंपनीज में जा रही है जिन कंपनीज को उसने सेलेक्ट किए हैं। सो एक फंड मैनेजर अगर 5 कंपनीज को सिलेक्ट करके स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर्स लेकर आते हैं थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, तो एक नंबर 1 मुल्क के लिए बेहतरी है, नंबर 2 कंपनीज के लिए बेहतर है, बिकॉज वो पैसा उन कंपनीज में डायरेक्टली आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी कोई गवर्नमेंट पे लायबिलिटी नहीं होती कि जी उसने प्रॉफिट देना है। कंपनी उस पैसे को डिप्लॉय करती है, कंपनी उस पैसे के ऊपर प्रॉफिट बनाती है और डिविडेंड डिक्लेयर करती है, या अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कैपिटल अप्रिसिएशन मिलती है, तो दोनों चीज़ें आर डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, ऑन द कंपनी जिसके शेयर्स लिए गए। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो FPI के थ्रू आई है उसमें ये बेनिफिट है कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट पे लायबिलिटी नहीं होती, और हमारे पास वो पैसा चांसेस है कि लॉन्गर टर्म रहे, बिकॉज डिविडेंड्स जब तक डिविडेंड्स अनाउंस करती हैं कंपनीज, बिकॉज जनरली जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में तो वो स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू लेकर आते हैं। सो इन अ वे दैट इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री। FDI में आने में थोड़ा सा इशू ये होता है, FDI आए तो वो टाइम लगता है, इंडस्ट्री सेटअप हो, ऑल्दो एक मुल्क को, हमारे मुल्क को कॉम्बिनेशन चाहिए FPI और FDI दोनों की। सो जब तक वो इंडस्ट्री सेटअप हो, प्लांट लगे, व्हाटएवर प्रोडक्शन शुरू होए और वो ब्रेक इवन होना शुरू हो, लेकिन इन बोथ द केसेस जॉब क्रिएशन है, रिजर्व्स में बेनिफिट है। FPI तो जल्दी आ जाता है, FDI आने में टाइम लगता है। सो ये दोनों लेवल्स पे काम होना ज़रूरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो PSX के लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप लोग जाके कोई इन्वेस्टर्स के साथ मिल रहे हैं, बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ,
या इवन लोकल भी अगर चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है? जी हाँ, हम अपनी जो है ना मुस्तकिल हमारे सेशंस हो रहे होते हैं फॉरेन फंड मैनेजर्स के साथ, ऑनलाइन भी हो रहे होते हैं। ऑल्दो हम डायरेक्टली नहीं रीच आउट करते बिकॉज हम पिच नहीं करते, बट जो हमारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिनके वो क्लाइंट्स हैं वो हमारे से भी इंट्रोड्यूस ज़रूर करते हैं। हम उनको टाइम देते हैं। इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं, लोकल ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं, वो लेकर कस्टोडियन बैंक्स हैं, वो लेकर आते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जब स्टॉक एक्सचेंज से मिलता है और वो ये देख रहे होते हैं कि जी यहाँ डिजिटाइजेशन है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो कि इंटरनेशनल लेवल की तरह हमारा ब्रोकरेज हमारा मार्केट, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट 3 सेपरेट उसमें डिवाइडेड है और वो कोऑर्डिनेटेड भी है। सो ये नहीं है कि एक ही एंटिटी सेपरेट सेटलमेंट भी कर रही है, एक ही एंटिटी डिपॉजिटरी भी कर रही है। तो ये इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम है और बहुत रोबस्ट तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की वो बातें पूछ रहे होते हैं हमसे, ओवरऑल रिटर्न्स क्या मार्केट में उनको मिले, वो तो खैर ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे होते हैं, बट ये सारी चीज़ों से जब हमसे मिलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। एंड व्हेन मैक्रोज अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं या स्टेबिलिटी आती है, आपकी करेंसी की वॉलेटिलिटी कम होती है, तो पैसा फ्लो आता है। And that is what we're witnessing. Because investor protection की तो हर एक को concern होगा ना. This is not only related to the foreign investments, but locally भी जो लोग हैं सब लोग एक protection चाहते हैं, ताकि और फिर as a regulator आप PSX में जब हैं तो ये सारी queries आप ही के पास आके फॉल करती होंगी कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर कितनी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे लेवल क्या है. तो डू यू थिंक कि ये जैसे आपने बात की डिपॉजिटरी की और सेटलमेंट्स की, तो हमारे यहाँ नेशनल क्लियरिंग कंपनी और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, इनका एक प्रॉपर जेलन हुए में ये PSX के साथ? डेफिनेटली. इनफैक्ट पाकिस्तान में जितनी सीमलेसली और स्मूथली T+2 सेटलमेंट्स होती हैं वो आई वुड से कि रीजन में बहुत कुछ बड़ी कंट्रीज़ में ये हमारा फॉरेन इन्वेस्टर्स के फीडबैक है कि काफ़ी सीमलेसली काम होता है यहाँ. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. और लोकल मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत सारी एफर्ट्स की गई हैं टू इंश्योर, अब इन्वेस्टर को भी के लिए भी ज़रूरी है कि जब वो कहीं भी इन्वेस्ट करें, चाहे वो अगर प्लॉट ले रहे हैं या अपार्टमेंट भी ले रहे हैं, वो देखें तो सही बिल्डर कौन है. पैसे कैश की ट्रांजैक्शन तो नहीं करें, ट्रेल होनी चाहिए. सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब वो अकाउंट ओपनिंग करे, जब वो तो उसको एक UIN मिलना चाहिए, बिल्कुल उसकी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होनी चाहिए, कैश ट्रांजैक्शंस नहीं हो, उसको अपना अकाउंट और अपनी ID और पासवर्ड अपने पास रखना चाहिए और ख़ुद ट्रेड करना चाहिए रादर देन अपनी ID पासवर्ड किसी और को दे दें. रेडी मार्केट में काम करना है तो प्रॉपर तरीके से थोड़ा स्टडी करके शेयर्स में लॉन्गर टर्म के लिए जाएं. इसके अलावा NCCPL से आपकी जब भी कोई ट्रेड होती है एक कंफर्मेशन आती है, SMS आता है, ईमेल आती है, डे एंड पे अलग ईमेल आती है, ब्रोकर कोई भी ब्रोकर से भी आती है और नेशनल क्लियरिंग से भी आती है कि जी आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुई है, आपने ये शेयर्स खरीदे इस प्राइस पे आपको ये मिल गए, या आपने ये शेयर्स बेचे इस प्राइस पे आपको. सो उसी वक्त आपको एक SMS भी आता है, आपको ईमेल भी आती है और डे एंड पे भी आती है. तो ये ट्रैक रखना ज़रूरी है. लास्ट आई वुड से कि सेंट्रल डिपॉजिटरी ये लॉकर ऑफ शेयर्स है. जो आपका सब अकाउंट होता है वो ब्रोकर और आपका जॉइंट अकाउंट है, जिसमें जब आप ख़रीदते हैं तो ब्रोकर जाके डाल रहा होता है क्योंकि वो ब्रोकर हाउस के अंडर है सब अकाउंट, और जब आप बेच रहे होते हैं तो वो निकाल रहा होता है. आपने उसको परमिशन दी हुई होती है. इट्स अ जॉइंट लॉकर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आपने ले लिए शेयर्स, आप CDC के साथ अपना पर्सनल अकाउंट या पर्सनल लॉकर बनाएं, जिसको IAS अकाउंट कहते हैं, इन्वेस्टर अकाउंट. जो इन्वेस्टर अकाउंट, जब आप इन्वेस्टर अकाउंट अपना बनाते हैं देन इट मीन्स दिस इज योर प्राइवेट लॉकर ऑफ शेयर्स. अब जब आपने ट्रांजैक्शन कर ली तो आप वहाँ से मूव करके अपने प्राइवेट लॉकर में, जॉइंट लॉकर में तो आप अपना गोल्ड ज्वेलरी भी नहीं छोड़ते, तो आप अपने शेयर्स क्यों जॉइंट लॉकर में छोड़ें.
आप अपने शेयर्स को मूव करें इनटू योर पर्सनल लॉकर जो कि सिर्फ आपके एक्सेस में है. तो वो IAS अकाउंट का मकसद है. तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि इन्वेस्टर की भी जिम्मेदारी है कि जब वो अपना ट्रेडिंग करता है तो वो कोई भी मशवरा कोई भी देता है तो पहले उस मशवरे को वेरीफाई करें कि वाकई ये सही है, नंबर्स देख लें और फिर ट्रांजैक्शन करें. सही है. तो रायदा काफ़ी डिटेल में हम लोगों को ये चीज़ें सारी पता चली. एक बात एक और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट्स जो हमने रिसेंट ईयर्स में देखी हैं, यहाँ पे आप बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग या हेड ऑफ मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट, आपके लिए टेक्नोलॉजी ने आपकी ज़िंदगी को आसान किया है या आप ये समझती हैं कि यार जितना होना था हो गया है, अब हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि यहाँ से हमें और ऊपर नहीं जाना? नहीं, आई थिंक बहुत अभी तो हमने सरफेस ही स्क्रैच की है, आई वुड से डिजिटाइजेशन में. हमारे एंड पे हमने IPO, बैक एंड पे IPOs, हर प्रोसेस को ऑटोमेट किया हुआ है. इस वक्त कोई भी कंपनी अपनी अनाउंसमेंट निकालती है, नोटिस निकालती है, वो मैनुअली नहीं होता, API के थ्रू. और ये अभी नहीं हुआ, ये पिछले 5, 6, 7, 8 साल से हुआ. मतलब आई वुड से काफ़ी टाइम से ये वाली चीज़ें क्लाउड के थ्रू होती है. हमने IPO प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया. अब हमें चाहिए कि ब्रोकर्स या ब्रोकरेज हाउसेस या फिनटेक्स आएँ और रोबो एडवाइजरी की तरफ जाएँ. एंड टू एंड बहुत काम है. अभी हमने रिसेंटली डिजिटल ट्रैक लाइसेंस भी यानी डिजिटल ब्रोकर लाइसेंस भी अनाउंस किया है और बहुत क्वेरीज भी आई हैं. फिनटेक्स इंटरेस्टेड हैं, वो फिनटेक्स जिनकी अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स की, वो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं. सो ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट होगा, एक नई डायमेंशन होगी जिसमें आज का इन्वेस्टर बहुत सैवी है डिजिटली. उसको जब एक्सेस ऐप के थ्रू ट्रेडिंग का डिजिटली मिल जाएगा, आज भी कर सकता है बट रोबो एडवाइजरी टाइप के लेवल का मिलेगा जहाँ विद इन सेकेंड्स वो कर सकता है काम, क्वेरी कर सकता है, चैट बॉट्स हुए, तो वो मज़ीद बेहतरी आएगी. एंड वी आर वेटिंग कि ये टिपिंग पॉइंट कब होता है. डू यू थिंक कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं? डेफिनेटली जा रहे हैं, बिकॉज सी एक्सचेंज में अभी जब न्यू ट्रेडिंग सिस्टम हमने लगाया, ऑटोमेटेड सर्वेलेंस लगाई अभी ड्यूरिंग द कोविड, ये सारा ट्रांजैक्शन हुई, तो अब हमारे जो कैपेसिटी ऑफ ट्रेड वॉल्यूम है और मार्केट की इंजन की, ट्रेडिंग इंजन की बर्दाश्त करने की या करने की मिली सेकेंड्स में चली गई है. सो बहुत बड़ी लेवल की ट्रेड, बहुत बड़े वॉल्यूम्स भी हम मैनेज कर सकते हैं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर. वी वांट कि ये कन्वर्टर्स जो हैं, फिनटेक्स हैं, ब्रोकरेजेस हैं, ये उस लेवल पे जाएं और हम उन्हें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कि जितने जल्दी उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन होए उतना अच्छा है मार्केट के लिए. अच्छा रायदा, IPO से रिलेटेड एक छोटा सा आपसे सवाल मैं करना चाहूँगा कि जो कंपनीज, एक तो लाइक मुझे ये पर्सनली फील होता है, मतलब हो सकता है, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारे यहाँ IPO से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है कंपनीज की कॉर्पोरेट लेवल पे, वो उस तरीके से उस चीज़ को देखते नहीं है अभी फ़िलहाल. तो पिछले दिनों हमने देखा कि काफ़ी कंपनीज आई, IPOs हुए, मतलब हमने पिछले सालों से कंपैरेटिवली पिछले 3 सालों में हमने बहुत IPOs किए और उससे पहले इतना काम नहीं हो रहा था. तो आपको लगता है कि ठीक है, वो ब्रोकर को, वो एक काम ब्रोकर का होता है कि वो एक कंपनी को लेके आता है IPO के लिए, बट यहाँ पे PSX की और ब्रोकर्स की अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है टू ब्रिंग इन न्यू कंपनीज. देखिए, हम ब्रोकर्स के साथ ही, ब्रोकर कह लें या कंसल्टेंट्स के साथ हम काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं कि जो उनके चैलेंजेस हैं या ऑन ग्राउंड इश्यूज़ हैं या उनका जो फीडबैक है वो हम एट द रेगुलेटरी लेवल रिजॉल्व करें. सो SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan, and Pakistan Stock Exchange. From the regulatory perspective, ease of business कह लें या ease of listing कह लें, उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं. इन द सेंस कि अभी रिसेंटली भी हमने अपने प्रोसेसेस को
एक तो कुछ रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स भी किए हैं और प्रोसेसेस को स्पीड अप भी किया, टाइम लिमिट्स डाल दिए हैं अपने लिए। सो 29 डेज का हमने टाइम लिमिट दे दिया है अपने आप को हमने और SECP ने मिलके कि कोई भी कंपनी की एप्लीकेशन आती है, अगर वो सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ कोर्स प्रॉपर कंप्लीट होएगी तो वी विल नॉट टेक मोर देन 29 वर्किंग डेज ऑन दैट, ठीक है, दे कैन गो टू मार्केट। ये एक पीस था। रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स वाज अनदर पीस। अब है कि कंपनीज की रेडीनेस, कंपनीज की अंडरस्टैंडिंग ऑफ IPOs, इसके लिए हम लोग काफ़ी क्लोजली चेम्बर्स, फेडरेशंस, मुख्तलिफ शहर की जो चैप्टर्स हैं FPCCI के, उन लोग के पास जॉइंट विजिट्स करते हैं। उनकी बिजनेसमैन जो भी लिस्ट उनके मेंबर्स हैं उनसे बात करते हैं, उनको ब्रीफिंग करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं IPO के, लिस्टिंग के। IPO कह लें क्योंकि जेम बोर्ड में लिस्टिंग IPO नहीं होता, पब्लिक के लिए नहीं होता, बट लिस्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि एक परसेप्शन है कि जी अगर पैसा चाहिएगा तो जाएंगे लिस्ट करने, और पैसे के लिए बैंक भी जा सकते हैं, वो डेट होता है, उसकी आपको डेट सर्विसिंग करनी होती है, हर महीने प्रॉफिट उसकी पेमेंट्स करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिर आपने वो पैसा वापस भी करना है। एक्सचेंज में आके जब आप करते हैं, आप शेयर होल्डिंग देते हैं, बोर्ड बनाते हैं, एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं और आप लोगों को शेयर्स देते हैं। बिल्कुल। सो एक अंडरस्टैंडिंग की जी दिस इज नॉट गोइंग टू डाइल्यूट, दिस इज गुड, अच्छा दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। हर इस चीज की तो एजुकेशन की जरूरत है। एग्जैक्टली, वो जो पर्सपेक्टिव है ना कि जी आप ओहो कोई बाहर, हम एज ए नेशन जो है ना बहुत क्लोज लोग हैं, हम कहते हैं यार छोटा काम करें, कंटेंटमेंट के साथ करें, बस सही है। ओहो दूसरों को नहीं लेकर आना अपने बिजनेस में, वो आके बताएंगे हम कि ये कंसर्न्स होते हैं। बट इसी सेम चीज़ को अगर आप थोड़ा सा मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखें कि यार मेरे बिजनेस को बेहतर करने के लिए अगर मैंने लिस्ट किया और बोर्ड बनता है, और बोर्ड में मैं अच्छे एक्सपर्ट्स लेकर आऊँ जो कि मेरे बिजनेस के लिए बहुत बेहतर साबित हों, मुझे फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री दिला दें, या मुझे डोमेस्टिक मार्केट में बेहतर कर दें, या मेरी प्रोडक्ट्स को बेहतर करने में हेल्प करते हैं, तो व्हाई नॉट। तो रायदा, आज की हमारी कन्वर्सेशन जो है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, उन लोगों के लिए भी जो नए एंट्रेंट हैं, मार्केट में आना चाहते हैं, कि उनको पता चला होगा कि प्रोसेसेस क्या हैं, और कॉर्पोरेट साइड पे भी कि भाई उन लोगों को क्या करना चाहिए, और PSX क्या कर रहा है उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए ईज आउट करने के लिए चीज़ों को। तो बहुत हेल्पफुल रहा हमारे आज का तो पूरा ये सेशन। तो एनी फाइनल मैसेज रायदा जो आप देना चाहें इन्वेस्टर्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, किसी के लिए भी? आई थिंक ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि लोगों को अपने फाइनेंशियल वेलबींग पे काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, बहुत अर्ली लेवल से एंट्री करें, ज़रूरी नहीं स्टॉक्स में एंट्री करें, बट बच्चों को फ्रॉम द होम सिखाएं कि आप किस तरह इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह सेविंग्स होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझी जाए। सो क्योंकि ये एक बेसिक लाइफ स्किल है, ये हम कहते हैं बच्चों का काम नहीं है ये, जबकि ये बच्चों का ही काम है, क्योंकि जब वो बचपन से ही देखेंगे तो उनको वो जो ड्यूरेशन ऑफ कंपाउंडिंग और मल्टीप्लायर इफेक्ट को लाने की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर टाइम ड्यूरेशन है, वो उसी वक्त मिल सकती है। सो दैट इज़ वन। कॉर्पोरेट्स को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होके अपनी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन्स के लिए देखना चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को किस तरह बेहतर किया जाए, नए एरियाज़ में किस तरह जाया जाए। इंडिया, दूसरे और डेवलप्ड कंट्रीज़, हम सब उस तरफ देखते हैं, हम ये भी देखें कि हम अपने आप को उनके उससे किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सो दैट्स द लास्ट मैसेज, कीप ग्रोइंग। ठीक है रायदा, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने हमें टाइम दिया, और इतनी इन्फॉर्मेटिव हमारी ये पूरी डिस्कशन रही, जो कि लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और आई एम श्योर कि उन लोगों के लिए चीज़ें इस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद आसान ही होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम, इट्स अ प्लेजर। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड।
आई होप कि ये मेरी और रायदा की आज की जो कन्वर्सेशन है आप लोगों को पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें, ये सब आप लोगों ने करना ही करना है। Until next time, keep learning, keep growing and keep making a difference. This is the Aam Aadmi signing off. Allah Hafiz.